देश भर में लोकतांत्रिक त्योहार यानी चुनाव का दौर जारी है। चुनाव आयोग की ओर से तारीखों के ऐलान के बाद पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। देश भर की 543 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होना है। ऐसे में हर राज्य, हर राजनीतिक दल और राजनेता अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुका है। एक तरफ लोकसभा के चुनाव की तारीखों के ऐलान हुआ तो दूसरी तरफ अब तारीखों को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। कोई चुनाव की तारीखों पर ऐतराज कर रहा है तो कोई 7 चरणों में चुनाव कराने को लेकर सवाल उठा रहा है तो कोई अपने राज्य में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव न होने पर सियासी बयानबाजी कर रहा है। जम्मू कश्मीर में भी देश भर के साथ ही लोकसभा चुनाव होंगे, लेकिन अब कुछ राजनीतिक दलों को इससे भी परेशानी है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो रहे, और अगर विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे तो लोकसभा के चुनाव भी क्यों जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव की तारीखों पर सवाल उठाया है और पूछा है कि सुरक्षा इतनी खराब है तो लोकसभा चुनाव क्यों हो रहे हैं। Whole parliamentary election. If you think security is that bad, then why hold parliamentary election? If for parliamentary election your security is all right, why not for state election? चुनाव की तारीखों पर उठ रहे सवाल और जम्मू कश्मीर की स्थितियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने के रास्ते खुल गए हैं। इतना ही नहीं, चुनाव आयुक्त की ओर से बताया गया कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां अतिरिक्त बल की जरूरत होगी, जो आम चुनाव के साथ भेज पाना थोड़ा मुश्किल होगा। एक साथ कराने में उन्हें वैसे इतनी दिक्कत नहीं है, बट उन्हें इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस की एडिशनल आवश्यकता होगी। तो जब पूरे देश में एक साथ चुनाव चल रहे हैं तो उस समय में उतनी एडिशनल फोर्सेस एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए दोबारा से इकट्ठी करने में थोड़ी कठिनाई आ रही है। सिर्फ यही नहीं, चुनाव आयोग ने बताया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव भी जल्द कराए जाएंगे। इसमें ज्यादा देर नहीं लग जाएगी, जिससे कि जल्द से जल्द देश में सरकार चुनने के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी सरकार का चयन हो सके। चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए सितंबर तक का समय है। हम भी इसी इच्छा के थे कि एक ही बार में दोनों चुनाव हो जाए, उसी बार में मशीन जाए, उसी बार में डबल खर्चा भी ना हो। लेकिन उतनी उपलब्धता एक साथ इतने बड़े देश में हो पाना कि असेसमेंट के बाद संभव नहीं हो पाया। बट इट डज नॉट मीन कि हम देर लगाएंगे। हम तुरंत समय सीमा के अंदर चुनाव कराएंगे। यानी आम चुनाव के तुरंत बाद ही माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग भी तैयार है, लेकिन राजनीतिक दल सियासी बयानबाजी कर तारीखों पर जबरदस्ती ऐतराज जता रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने देश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का भी ऐलान किया है। 19 अप्रैल को उधमपुर, 20 अप्रैल को जम्मू, 7 मई को अनंतनाग, राजौरी, 13 मई को श्रीनगर, 20 मई को बारामूला में चुनाव होंगे। यानी 5 चरणों में जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही हर राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है और जनता के दिल में अपनी जगह बनाने में जुटा हुआ है कि किसी भी तरह से चुनाव तक जनता को साधा जा सके। लेकिन जनता के दिल पर कौन राज कर पाएगा, इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बार भी बीजेपी दिल्ली में सभी लोकसभा सीटों को जीतने का दावा कर रही है। तो वहीं चांदनी चौक की अगर बात करें तो यहां से प्रवीण खांडेलवाल को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाए हैं और प्रवीण ने खास बातचीत की है रिपब्लिक भारत के साथ। देखिए, सभा की डेट अनाउंस कर दिए गए हैं, इलेक्शन डेट्स अनाउंस कर दिए गए ऑल ओवर इंडिया। आपकी क्या अब प्रिपरेशन होगी, बिकॉज नाउ द बैटल ग्राउंड इज रेडी? देखिए, चांदनी चौक लोकसभा सीट देश की सबसे ऐतिहासिक सीट है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के चांदनी चौक लोकसभा के कार्यकर्ताओं की संकल्प शक्ति से हम लोगों ने एक ऐसी फूल प्रूफ योजना बनाई है, एक स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसके जरिए हम प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के सफल शासन की उपलब्धियां और मोदी की गारंटी को कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक एक घर तक लेकर के जाने वाले हैं और लोगों को बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए कितने सारे काम किए हैं। और हमारा सारा कैंपेन पॉजिटिव कैंपेन रहने वाला है और उस पर सभी कार्यकर्ता पूरी तरीके से जुट गए हैं
और युद्ध का मैदान तैयार है और हमारी फौज पूरी ताकत से बिल्कुल बाजार में उतरने को तैयार बैठी है। ऑपोजिशन और इंडी ब्लॉक की पार्टीज, अरविंद केजरीवाल बीइंग द चीफ मिनिस्टर, वो खुद ही एंटी सीएए और अपीजमेंट पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा उनका रुझान हो रहा है। सीएए को लेके काफी भड़काऊ और काफी नेगेटिव बातें कही है अरविंद केजरीवाल ने। उस माहौल को आप कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, चांदनी चौक के लोग बहुत समझदार लोग हैं और चांदनी चौक की गंगा जमुनी तहजीब को वो समझते हैं, लेकिन हमें पहले ये समझना होगा कि सीएए आखिर में है क्या। सीएए में बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि 2014 तक अन्य जो राष्ट्र हैं जहां पर हिंदू रहते थे और अब वो उन राष्ट्रों में जो जिस प्रकार की परिस्थितियां हुई उन्हें मजबूर होकर के भारत में शरण लेनी पड़ी और ऑलरेडी वो यहाँ रह रहे हैं, तो 2014 तक जो लोग आ गए उनको भारत की नागरिकता देने का सवाल है। मैं समझता हूं कि इसमें कहीं पर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन श्रीमान केजरीवाल जी आदतन चीज़ों को कंफ्यूज करते हैं, आदतन वो चीज़ों को उलझाव में डालते हैं और लोगों को झूठ बोल करके भ्रम फैलाते हैं। आप मानते हैं अब की बार 400 पार होगा? अब की बार 400 से ज़्यादा पार। मैं 3 बातें आपको कहना चाहता हूँ। हमारे पास चुनाव में जाने के लिए क्या है? पहली बात, हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सक्षम और टेस्टेड नेतृत्व है, उनकी उपलब्धियां हैं, उनकी नीतियां हैं। दूसरा, हमने ये तय किया कि सांसद बनने के बाद किसी को भी काम के लिए हमारे पास नहीं आना पड़ेगा। हम ही जिस प्रकार से आज वोट मांगने जा रहे हैं, कल बाजारों में काम मांगने भी जाएंगे। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की जो हमारी सीट है उसमें जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो पूरे आत्मविश्वास से लबरेज हैं और सबने मन बनाया कि पूरी संकल्प शक्ति से वो काम करेंगे। तो सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के इस बार हम ऐतिहासिक रूप से चांदनी चौक की लोकसभा सीट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ के नागरिक देने जा रहे हैं। तो वहीं अब बात करते हैं संदेश खाली मामले की। संदेश खाली मामले में लगातार सीबीआई एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां शाहजहां शेख के बाद अब उनके भाई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो 5 जनवरी के दिन ईडी की टीम पर हमले में शामिल थे और अब तक मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या कुछ खुलासे हुए हैं पूछताछ में? इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। संदेश खाली मामला अब सिर्फ बंगाल तक नहीं रहा, बल्कि देश भर में इसके चर्चे हो रहे हैं। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद भी सीबीआई लगातार एक्शन मोड में है और मामले में लगातार जांच कर रही है। सीबीआई ने अब शाहजहां शेख के भाई आलमगीर समेत 3 को अरेस्ट किया है। सीबीआई ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें एक शाहजहां शेख का भाई आलमगीर है, तो दूसरा महफूजर मौला और शीलाजुर मौला है, जिसमें महफूजर मौला टीएमसी यूथ का प्रेसिडेंट है। इन तीनों की गिरफ्तारी के पीछे का कारण ईडी टीम पर हमला है। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला करने में ये तीनों शामिल थे, जिन्हें अब सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शाहजहां शेख के भाई आलमगीर को सीबीआई ने कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित अपने ऑफिस में पूरे दिन पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, ईडी की टीम पर हमले को लेकर अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सभी से पूछताछ की जा रही है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद से ही सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। आरोपियों से पूछताछ करके आगे की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी 29 फरवरी को हुई थी। मामला ईडी की टीम पर हमले के बाद तूल पकड़ता चला गया था। 5 जनवरी के दिन ईडी की टीम संदेश खाली पर छापा मारने के लिए जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से ही मामले में एक्शन जारी है। सिर्फ शाहजहां शेख की मुश्किलें नहीं बढ़ी, बल्कि टीएमसी का तनाव भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि उनके प्रभावशाली नेता माने जाने वाले शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब देखना होगा कि संदेश खाली को लेकर क्या रहस्य बाहर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं
पीएम नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में एक बैठक को संबोधित करेंगे और इस दौरान टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू तो वहीं जनसेना प्रमुख पवन कल्याण भी इस बैठक में शामिल होने वाले। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और पालनाडु जिले में एनडीए की चुनावी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में एनडीए गठबंधन में शामिल तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण भी शामिल होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश में एनडीए की यह चुनावी बैठक होगी। लंबे समय बाद पीएम मोदी, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण चुनाव मंच पर एक साथ नजर आएंगे। बैठक में पूर्ण संयुक्त चुनाव घोषणा पत्र जारी करने की पूरी संभावना है। तीनों दल 6 साल बाद फिर से एक साथ चुनाव लड़ेंगे और साझेदारों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। एनडीए में शामिल होने से पहले टीडीपी और जनसेना ने 6 वादों के साथ एक मिनी घोषणा पत्र भी घोषित किया था। टीडीपी जनसेना पार्टी बीजेपी गठबंधन बनने के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने टीडीपी जेएसपी बीजेपी गठबंधन बनने के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने गठबंधन के आधार पर ही सवाल उठाया था और केंद्र सरकार पर किसी भी वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। तो वहीं दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता को 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा है और बीआरएस नेता पर करोड़ों रुपए के लेन देन का आरोप है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपियों पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने बीआरएस नेता के कविता को गिरफ्तार कर लिया है। बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उन्हें 23 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। के कविता फिलहाल ईडी की कस्टडी में है। शराब घोटाला मामले में करोड़ों के लेन देन को लेकर ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं अपने ऊपर हुए कार्रवाई को बीआरएस नेता अवैध बता रही है। Ma'am, would you like to say something? Ma'am, would you want to say illegal arrest? It's a fabricated case. It's a fabricated case. It's a illegal arrest. We're going to find it out. Okay. Ma'am, would you like to say something?